हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नरेंद्र पूनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यह टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के जो एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज लेक्चरर के या फिर यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। कम से कम 10 मार्क, और 10 मार्क के अंदर से मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक को सुनने के बाद में, इस चर्चा को सुनने के बाद में कम से कम आप 60-70% नंबर क्या कर पाए, गेन कर पाए। और भी जितने भी टीचिंग लाइन से संबंधित जितने एग्जाम हैं सब में ये टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचर बनने के लिए ये मानो कि ये रामबाण की तरह है। और कम से कम इतना ज्ञान जो आज हम चर्चा करेंगे उतना तो आपको इसके बारे में होना ही चाहिए। चलो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जितने भी पढ़ाने वाले एग्जाम होंगे आपके, जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, सब में क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो टीचिंग का मतलब होता है हिंदी में शिक्षण। शिक्षण, और ये शिक्षण कहाँ से आया? शिक्षा से। शिक्षा किस धातु से बनी हुई? सिक्स धातु से बनी हुई। सिक्स धातु का मतलब होता है सिक्स। सिक्स का मतलब है जानना, जानना या ज्ञान। किसी भी वस्तु के बारे में जो ज्ञान प्राप्ति वो किस में आती है? शिक्षा में आती है। और ज्ञान प्राप्ति भी कैसे? जिससे व्यक्ति के व्यवहार में और संस्कारों में परिवर्तन किया जाए, इसके स्थायी परिवर्तन। वो भी कैसा? यानी कि मनुष्य के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में, उसकी संस्कृति में जो स्थायी परिवर्तन कर दे उसी को क्या मानेंगे हम? उसी ज्ञान को हम क्या मानेंगे? शिक्षण या शिक्षा मानेंगे। शायद आप समझ गए होंगे। अभी हम चर्चा करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि टीचिंग को एक बार हटा दो, एप्टीट्यूड को समझो। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता, अभिक्षमता या अभिवर्ती। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर क्षमता क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की, कार्य करने की क्षमता। यानी कि ये वर्ड संबंधित है एप्टीट्यूड क्षमता से, यानी कि आपके अंदर शारीरिक, मानसिक जो आपकी क्षमता होती है उससे संबंधित ये वर्ड है। तो यहाँ पे क्या? टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। शारीरिक, मानसिक, स्किल, वोकेशनल, ये सब किस में आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। चलो हम चर्चा को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। तो आजकल मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया कि यहाँ पे क्या है, गाइडलाइन के तौर पे कुछ कैचवर्ड लिख दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है टॉपिक के अंदर कुछ भी छूटे ना, या जो टॉपिक के अंदर जो प्रासंगिक है वो कम से कम ना छूटे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग का जो मतलब आप समझ गए। इसके मतलब होते हैं दो, एक होता है इसका संकुचित और एक होता है व्यापक मतलब। तो संकुचित में इसका मतलब होता है सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना, वो किसमें? स्कूल लेवल पे। जो हम स्कूल, यूनिवर्सिटी के अंदर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो किसमें आएगा? आपका संकुचित अर्थ में आएगा। और व्यापक अर्थ में आएगा, जन्म से मृत्यु तक हर व्यक्ति क्या करता है? हर समय सीखता रहता है। वो जो आएगा वो किसमें आएगा? व्यापक अर्थ में आएगा। यानी कि आपको आज से ये चीज़ भूल जानी है, स्कूल लेवल पे ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। ये इसके आधार पे आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? टिक नहीं कर सकते हो। टिक करना आपको व्यापक आधार पे। शिक्षा का मतलब है जीवन पर्यंत आदमी क्या करता रहता है? शिक्षा प्राप्त करता रहता है, ज्ञान को प्राप्त करता रहता है। इस टाइप से समझे। नेक्स्ट, इसके बाद में यूनेस्को। यूनेस्को का नाम यहाँ पे क्यों आया? सबसे पहले आप यूनेस्को का फुल फॉर्म भी देख लो, क्योंकि ये चीज़ें काम आती ही रहेंगी। शिक्षा से क्षेत्र में रहना है तो इनसे दूर नहीं भागना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो लगभग आपका क्या हो जाता है, इससे काम बन जाता है कि ये क्या करेगी। यानी एजुकेशनल साइंटिफिक जो, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये हो गया वैज्ञानिक। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया संगठन। यानी कि अगर आपको इसका मतलब है शिक्षा से जुड़ा हुआ
विज्ञान से जुड़ा हुआ और संस्कृति से जुड़ा हुआ जो संगठन है वो किसका है? यूनाइटेड नेशन से संबंधित ये है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये यूनेस्को का नाम यहाँ पे क्यों आया है? यूनेस्को का 1996 के अंदर डिलोर कमीशन ने शिक्षा का मतलब बताया था, और वो मतलब भी काफ़ी क्या है? व्यापक है। उसमें ये बताया था कि शिक्षा का मतलब होता है व्यक्ति के मूल्यों को स्थापित करना, व्यक्ति के अंदर जो इंटरनल मूल्यों को स्थापित करना। मूल्य कैसे? जैसे प्रेम, शांति, अहिंसा, सामाजिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता या अधिकारों से संबंधित सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, इससे संबंधित जितने भी क्या बोलते हैं व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं उनको क्या करना? शिक्षा का उद्देश्य होता है इन मूल्यों को व्यक्ति के जीवन में समाहित करना या व्यक्ति के जीवन में इनको प्राप्त करना। ये डिलोर कमीशन ने, आपको इतना ही ध्यान में रखना है, यूनेस्को का 1996 में डिलोर कमीशन, या तो आपका मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के अंदर इतना कठिन नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को का जो डिलोर कमीशन है किससे संबंधित है, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद में कब आया था, उसने शिक्षा के कैसा वो दिया है, तो ये इतना ही आपको क्या होगा? काफी होगा। नेक्स्ट अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के मूल आधार क्या है? शिक्षा का जो मूल आधार है वो है 3 चीजें हैं, क्यों, कैसे और क्या। और क्यों किसे प्राप्त किया जाता है? दर्शन शास्त्र से, यानी दर्शन जो शब्द है उसका मतलब भी क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति का जो साधन है उसको क्या है? दर्शन शास्त्र। इसको मैं एक दिन और आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। ऐसे कुछ वर्ड है जो राजनीति विज्ञान में या जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो शब्द है उनका आपको क्या होना चाहिए? दिल के अंदर, आपके अंदर ये बैठे हुए होने चाहिए। उसके बाद में कैसे का मतलब होता है मनोविज्ञान। इसका जो हमारे को जवाब मिलेगा वो किस में मिलेगा? मनोविज्ञान में। और क्या का किस में मिलेगा? समाजशास्त्र। यानी कि इसके अंदर शिक्षा का मूल आधार क्या बताया गया है? शिक्षा में या तो पूछा जाता है क्यों, ये चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसका जवाब कहाँ मिलता है? मनोविज्ञान में। और क्या हो रहा है या क्या होगा, ये क्या होगा, क्या है ये, इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, उत्तर मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? समाजशास्त्र में। तो आपसे अगर पूछा जाता है शिक्षा का मूल आधार क्या है, तो ये बताना आपको दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, ये तीनों क्या हैं? शिक्षा के मूल आधार हैं, जो शिक्षा के मुख्य प्रश्न होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, ये सब का उत्तर कहाँ मिलता है? इन तीनों में मिलता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको मूल आधार बोलते हैं, ऐसा समझे। नेक्स्ट अभी हम चर्चा करेंगे कि आदर्शवाद, जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद के अंदर आपको इस तरीके से समझे कि व्यक्ति कैसे सीखता है। यानी ये जो अभी आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये जो बताऊंगा कि व्यक्ति सीखता कैसे है, इस टाइप की जो भावना है, इसमें सबसे पहले तो आप याद रखना कि अरस्तु आदर्शवाद में, यानी कि आदर्शवाद में सत्यम शिवम सुंदरम वाला याद रखो। सत्यम शिवम सुंदरम, ये आदर्शवाद का क्या है? मुख्य वाक्य है। इसको क्या मान सकते हो आप? आदर्शवाद का मुख्य वाक्य मान सकते हो। आदर्शवादी शिक्षा के अंदर आप ऐसा समझो कि व्यक्ति किसे सीखता है, यानी कि जो ज्ञान, जो शिक्षक जो ज्ञान देता है उसको क्या करता है? अपने मन में, अंतरात्मा में क्या करता है? ग्रहण करता है, और उससे क्या होता है? उसके आदर्श या मूल्य क्या होते हैं? स्थापित होते हैं। ऐसा आप समझ सकते हो। तो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, जैसे कि आदर्शवाद मैंने आपको बता दिया, आपको मैच द फ्लोइंग में आएगा, या आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम वाला जो पॉइंट है वो आपको क्या करना है? याद रखना है। उसके बाद में है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में व्यक्ति कैसे सीखता है? प्रकृतिवाद जो सिद्धांत दिया वो डॉल्टन ने। आपका काम यूजीसी नेट हो, चाहे जो टीचिंग लाइन से संबंधित जो एक पेपर होता है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उसमें मैच द फ्लोइंग में डॉल्टन से काम बन जाएगा। अगर डॉल्टन से काम नहीं बनेगा तो एक पॉइंट और दे देता हूँ इसके साथ में, कैसे?
कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। यानी कि प्रकृतिवाद का मतलब है व्यक्ति को क्या करता है, कर करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि वो करता है। जैसे कोई बच्चा है, वो अगर कहीं पे वो क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, किसी चीज़ के साथ खेल रहा है, चाकू से क्या कर रहा है, वो कुछ चीज़ काट रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको अगर जब तक हम बोलते रहेंगे हाथ कट जाता, चाकू से हाथ कट जाता, बेटा रख दो, नहीं रखेगा। लेकिन जब उसका हाथ कट जाएगा तो क्या कर जाएगा, वो चीज़ सीख जाएगा कि इससे हाथ भी कट सकता है, या यहाँ से मैं गिर के मेरे को चोट भी लग सकती है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो शिक्षा किसमें मिलती है, प्रकृतिवाद में। उसके बाद में नेक्स्ट हम पकड़ते हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद जो दिया वो किसने दिया, जॉन डीवे, जॉन डीवे ने दिया है। जॉन डीवे, ये याद रखना है। इसका साथ में आप रखो याद, अनुभववाद। अनुभववाद, दो शब्द पूछे जाते हैं, या तो प्रयोजनवाद लिखा होगा या अनुभववाद। कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना, उसमें क्या मिलेगा आपको, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से संबंधित अगर वर्ड मिलेगा तो समझ लेना क्या है, ये अनुभववाद है या प्रयोजनवाद है। ये दोनों सब सिमिलर हैं, पर्यायवाची हैं। तो आप इंग्लिश वर्ड पे ध्यान रखो, क्योंकि प्रयोजनवाद आएगा थोड़ा बहुत। हिंदी में क्या होता है, कई बार शब्दों का जो बदलाव हो जाता है, या फिर क्या होता है, कई बार गलत शब्द भी लिखे जाते हैं, जिससे कम से कम ये मानो कि यूजीसी नेट के पहले पेपर में 3-4% तो आपके शब्दों के जाल से क्या होते हैं, गलत होते हैं। इसलिए क्या करना, इंग्लिश शब्द पढ़ना। जैसे लर्निंग बाय डूइंग, आपको कुछ भी मिले लेकिन आप इंग्लिश के अंदर देखना कि लर्निंग बाय डूइंग तो प्रकृतिवाद, और यहाँ पे प्रयोजनवाद लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव से सीखना। ये किस में आ जाएगा आपका, जॉन डीवे वाला अनुभववाद इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, आप समझ रहे होंगे मैं ये चीजें क्यों, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, मैच द फ्लोइंग, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। लेकिन क्या होता है, एक समझ ना होने की वजह से क्या होते हैं, प्रश्न गलत हो जाते हैं। हम हिंदी के अंदर फंसे रहते हैं कि इस तरीके, आप सीधा सीधा इंग्लिश का थोड़ा सा कोशिश करें तो आपको क्या होगा, ये आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के अंदर ऐसा समझे कि ये दिया किसने, सबसे पहले तो बड़ा लिख देता हूँ, अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस यानी कि एग्जिस्टेंस यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, उससे संबंधित है। तो एग्जिस्टेंस से ये समझें कि सबसे पहले ये दिया किसने है, तो किर्कगार्ड, किर्कगार्ड या किर्कगार्ड, इंग्लिश में गार्ड मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा किर्कगार्ड। तो ये भी यानी कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों नाम में से कुछ भी मिलेगा। तो इसका क्या है, अस्तित्ववाद का क्या है, ये प्रतिपादक है। और इसके अंदर होता क्या है कि मैं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। अस्तित्ववाद के अंदर ऐसा सोचें आप कि ये क्या बोलते हैं, मैं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ, और मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मैं हूँ। यानी कि इस टाइप का सोचो आप, इतना ही समझो कि ये क्या बोलते हैं कि मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ, मेरा अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि मैं सोचता हूँ। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं सोचता हूँ इसीलिए मेरा अस्तित्व। इस टाइप की जो भावना मिलेगी आपको किसमें मिलेगी, एग्जिस्टेंसवाद व अस्तित्ववाद के अंदर मिलेगी। उसके बाद में योग कि व्यक्ति कैसा सीखता है, यानी यहाँ पे जो चर्चा हो रही है आदर्शवाद का हो गया, प्रकृतिवाद का हो गया, प्रयोजनवाद का हो गया। अगला जो ज्ञान प्राप्त करता है व्यक्ति किसे, योग से प्राप्त करता है। योग पे आगे भी आएगा एक बार तो उसको और समझाऊंगा, लेकिन यहीं पे समझो आप, योग जो पतंजलि वाला है, पतंजलि का जो योग है उसके अंदर 8 प्रकार के क्या दिए हैं, उसमें स्तर दिए हैं। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के क्या है, 8 स्तर है, और 8वें स्तर पर अगर आप पहुंच जाओगे तो आप एक महाज्ञानी पुरुष बन जाओगे। तो अभी एक बार मैं आपको वो 8 पॉइंट बता देता हूं जो पतंजलि का योग उन्हीं के ऊपर क्या है, बेस्ड है पूरा का पूरा। सबसे पहले है यम, नंबर 2 है नियम, नंबर 3 है आसन, नंबर 4 है प्राणायाम लिख लो,
प्राणायाम। नंबर 5 प्रत्याहार। नंबर 6 ध्यान धारणा और समाधि। ये है मेडिटेशन, जिससे क्या होता है, व्यक्ति यहाँ पे पहुंच जाता है। उसके बाद में उसको यानी कि चित्तवृत्ति निरोध, पतंजलि का जो योग वो है, ये बोलता है कि जो आपका जो मन है ना, मन वो चंचल है, उसको क्या करना है, अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको ज्ञान प्राप्ति से कोई भी नहीं रोक सकता है, इस टाइप का है। यानी कि पतंजलि क्या बोलता है, चित्तवृत्ति निरोध। ये एक शब्द है चित्तवृत्ति निरोध, यानी कि जो हमारे चित्त में जो भावनाएं चल रही हैं उनको क्या करना, रोकना। उनको क्या करना, रोक दिया तो आप क्या कर सकते हो, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आपके कोई भी बाधा नहीं आएगी। यम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या करना, अपने आप को क्या करना, कंट्रोल करना होता है। उसके बाद में नियम होता है, कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद में आपने क्या है, अपने लाइफ से संबंधित कुछ क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल किया, उसके बाद में क्या करना, कुछ रूल बनाना है। उसके बाद में आसन का मतलब होता है एक जगह पे स्थिर बैठना। आसन का मतलब यहाँ पे क्या है, बैठना। जो ऐसा समझो कि आज मैं प्रासंगिक क्यों है, ये 2 चीज पकड़ी है, रामदेव ने 2 ही चीजों को पकड़ा है। क्या है, एक तो आसन और एक प्राणायाम, बाकी सबको छोड़ दिया। रामदेव ने व्यवहारिक परिदृष्टि को देखते हुए, यानी व्यक्ति समाधि में, धारणा, ध्यान इनके अंदर नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या है, आज पैसे की दौड़ में या भौतिकवादी की दौड़ में इतना उलझ चुका है कि वो नहीं छोड़ सकता है। तो रामदेव ने इन चीजों को समझते हुए इन 2 चीजों पे ध्यान दिया है। आसन का मतलब होता है जैसे हम की एक शारीरिक जो क्या बोलते हैं अभ्यास करते हैं उसमें, और प्राणायाम का मतलब होता है जो अपने बॉडी के अंदर जो श्वास है उसको जो कंट्रोल करना, वो किस में आएगा, प्राणायाम में आएगा। यानी कि प्राण जो हमारे बॉडी में जो सांस है उसके कितने आयाम है, 3 आयाम है। कितने आयाम है, 3 आयाम है। एक आयाम है जब हम सांस अंदर लेते हैं, दूसरा जब सांस अंदर रोकते हैं, तीसरा जब हमारी बॉडी सांस से खाली होती है। ये जो 3 आयाम है उसको जैसे कपालभाति करते हैं या फिर प्राणायाम जो योग करते हैं, सब में सांस का ही चक्कर है। यानी कि पूरा का पूरा चक्कर किसका है, सांस का ही है, ऐसा समझ सकते हो। प्रत्याहार, जो हमारी इंद्रिय है उनको क्या करना है, इनको जो आहार है उसके ऊपर क्या करना, कंट्रोल करना। हमारी इंद्रियां क्या करती हैं, कभी इस चीज को देखता हूं, कभी उस चीज को देखता हूं, कभी ये देखता हूं, कभी वो देखता हूं। ऐसी जो भावना है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। किस में आता है, प्रत्याहार में आता है। ध्यान में क्या होता है, एक किसी भी पॉइंट के ऊपर जिसका आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उसके जैसे बुक है, बुक के ऊपर क्या करना, ध्यान स्थापित करना। ये किस में आएगा, यानी कि फोकस करना। यानी किसी भी चीज पे, जैसे क्या किताब लेके बैठे हैं, दिमाग कहाँ पे, या वो पैसे लेके चला गया, वो आया नहीं, वो गया नहीं, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, इस टाइप की जो भावनाएं हैं उनसे बाहर निकलना किससे है, ये ध्यान में निकला जाता है। धारणा, उसके बाद में जैसे आपने ध्यान लगाया तो उसके बाद में आपकी क्या बनेगी, एक यानी कि उस विषय से क्या बनेगी, आपकी एक धारणा बनेगी। और धारणा के बाद में क्या हो जाएगा, आप उस विषय के अंदर क्या हो जाएगा, लीन हो जाओगे। यानी कि आप क्या हो जाओगे, उसके अंदर समाधि हो जाओगे। वही क्या है, आपका ज्ञान का उच्च स्तर है। यानी कि समाधि क्या है, आपके ज्ञान का सबसे उच्च स्तर है। इस तरह से समझ सकते हो। तो पतंजलि का योग का आपको मैंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया, लेकिन ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे पतंजलि का योग महर्षि यानी कि जो रामदेव स्वामी हैं उनकी वजह से क्या हो गया, काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और आपसे यानी आप अगर एक शिक्षार्थी हो, आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, तो ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और कभी मैं आपको बताऊंगा कि योग का दूसरा रूप है जिसमें योग युज धातु से बना है, जोड़ना, वो किस में है, स्वामी विवेकानंद वाला या गीता वाला जो योग है वो अलग है और ये योग अलग है। इस तरीके से कभी मैं आपको वो भी क्या करूंगा, प्रॉपर क्लियर कर दूंगा कि उसमें युज योग किस प्रकार से, ज्ञान योग, कर्म योग, वो अलग मैटर है। तो अभी हम देखेंगे कि जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें 3 चीजें। एक क्या होता है, सबसे पहले टीचर बेस, यानी कि गुरु के बेस पे क्या करती, गुरु क्या होता है उसमें सेंट्रिक होता है और बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पेडागोजिकल यानी टीचर बेस्ड, यानी टीचर सेंट्रिक जो शिक्षा होती है, जो जिसमें क्या होता है, टीचर क्या होता है, उसका केंद्र बिंदु होता है शिक्षा को, उसको क्या बोलते हैं, पेडागोजिकल बोलते हैं। आप बड़ी याद रखो, एंड्रागोजिकल का मतलब होता है जिसमें
जो बच्चे होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, एंड्रागोजिकल, उसमें क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं। यानी कि इसके अंदर आप लोगे तो जैसे कोई लेक्चर लेता है, लेक्चर के अंदर क्या होता है, ये लेक्चर होता है, पेडागोजिकल के अंदर आता है। और एंड्रागोजिकल में क्या आएगा, जैसे कि बच्चे आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, या जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है जीडी, वो किस में आ जाएगा, आपका एंड्रागोजिकल में आ जाएगा। और एक होता है इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव के अंदर आप उदाहरण ले सकते हो जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है बच्चों के दिमाग को विकास करना। यानी एक पॉइंट के ऊपर सभी बच्चों को क्या कर दिया जाता है, पॉइंट दे दिया जाता है कि आप इस पॉइंट पे क्या कर रहे हो, सोचो, फिर अपने अपने विचार बताओ, और उसके बाद में जो सबसे अच्छा विचार होगा उसको क्या करो, स्थापित करो। इस टाइप की जो उदाहरण है उसको किसमें हम कवर करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में कवर करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि कितने, खास करके आपसे यहाँ पे दो ही पूछा जाता है, पेडागोजिकल और एंड्रागोजिकल, और इंग्लिश ही शब्द याद रखना है क्योंकि यही क्या है, आसान है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर कितने, 3 स्तर बताए गए हैं। जैसे कि एक हो गया मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल, दूसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव, या नीचे लिख देता हूं बड़ा, रिफ्लेक्टिव लेवल। मैं यहाँ भी आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप क्या करो, इसको हिंदी के चक्कर में मत पढ़ो, इंग्लिश के 3 शब्द याद करना आसान होगा और इसको समझना भी आसान है। देखो कैसे, ये जो मेमोरी लेवल पे जिसको स्मृति स्तर बोलते हैं, शिक्षा के स्तर है या शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर या स्टेज, तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, किसी भी चीज को याद करने की कोशिश करता है। क्या करता है, कोई भी शिक्षार्थी होता है वो किसी चीज को याद करने, ये जो इसका प्रतिपादक है उसको भी याद करो, हर्बर्ट। यानी कि इतना याद रखना है आपको, इसका प्रतिपादक, मेमोरी लेवल का प्रतिपादक कौन है, हर्बर्ट है। और इनका जो मेन मतलब वो है कि आदमी क्या करता है, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को क्या करता है, याद करता है। याद करने के बाद में क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। ये अंडरस्टैंड वाला जो उसका प्रतिपादक है मोरिसन, मोरिसन। इनका प्रतिपादक भी याद करना आपको मैं और दूसरे तरीके से याद करवा दूंगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल और लास्ट जो लेवल है, यानी कि किसी भी विषय के सबसे पहले याद करना, उसके बाद में उस विषय के बारे में समझ बनाना, और उसके समझ बनने के बाद में उसको व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना, यानी कि व्यवहारिक जीवन में रिफ्लेक्ट होना। जैसे कि मेरा व्यवहार आज मैं हो सकता है किसी भी थिंकिंग, राइट विंग, लेफ्ट विंग, तो सबसे पहले मैंने क्या, उसको याद किया, किसी भी विषय को मैंने याद किया, उसके बाद में मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी कि समाज के अंदर बुराई क्या है, तो फिर मैं बुराइयों से लड़ने के लिए जब खड़ा हो जाऊंगा तो वो मेरा क्या है, रिफ्लेक्शन है। इस टाइप से आप क्या है समझ सकते हो। तो रिफ्लेक्शन वाला जो पॉइंट दिया वो हंटर ने दिया है, यानी कि इसका प्रतिपादक डायरेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन, मैं काफ़ी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके चेक किया कि जो आज को आपको बता रहा हूँ वो क्या प्रश्नों में भी रिलेवेंस है या नहीं है, तो रिलेवेंस है। और इसको इस तरीके से याद करो, शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको। आप रिफ्लेक्शन और इनका मतलब तो समझ गए, ओके। अभी देखो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन, इनके नीचे याद करो HMH, यानी कि ये कहीं भी नोट बना के रख लो। मेमोरी लेवल जो शिक्षण स्तर है वो किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, मोरिसन ने दिया है। और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, हंटर ने दिया है। इस टाइप से याद रखो, ये मैच द फ्लोइंग में पूछे जाने की संभावनाएं हैं अगर अच्छा पेपर बनता है। कई बार क्या होता है, फैक्ट बेस पे या समझ बेस पे जब क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, वो फैक्ट बेस है। समझ बेस पे बनेगा तो ये बोलेगा कि समृद्धि स्तर पे बच्चा क्या करता है, विषय की समझ विकसित करता है। नहीं, वो सिर्फ क्या करता है, एक विषय को पढ़ता है और याद करता है। समझ किसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। बच्चा क्या करता है, व्यवहारिक जीवन में यूज करता है, यानी कि मैं समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनको सबसे पहले समझा, उससे लड़ने के लिए खड़ा हो गया, तो वो मेरे जीवन में क्या रिफ्लेक्शन है, वो क्या है, तीसरा स्तर है। ऐसे करके याद रखना है। नेक्स्ट, आज थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन समझ बनेगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, ये देख लेना। अभी मैं देखूंगा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या फर्क है, छोटा सा ही बताऊंगा बस। पाठ्यचर्या यानी कि
बस सिंपल समझो कि पाठ्यक्रम क्या होता है, इसको सिलेबस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। ये क्या होता है, एक तरह से संकुचित होता है। संकुचित क्या होता है, एक विषय का होता है, और ये क्या होता है पूरे, जैसे कि ये क्या होता है, कोई कोर्स होता है। कोर्स किस पे होगा, इस पे होगा। कोर्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे क्या होते हैं, सिलेबस मिलके क्या करते बनते हैं, और ये क्या होता है, व्यापक होता है। इतना समझे। और ये क्या होता है, ज़्यादातर टीचरों के लिए होता है, ये क्या होता है, बच्चों के लिए होता है। यानी कि पूरा करिकुलम का मतलब ये मान लो कि आपका कोई एमए का कोर्स है, एमए या बीए कितने 3 साल का होता है, तो सिलेबस तो क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि समाजशास्त्र का सिलेबस अलग होगा, समाजशास्त्र के अंदर भी कुछ अलग अलग, जैसे गांधीवादी कुछ विचार हो जाएगा, आदर्शवादी, उदारवादी, ऐसे, तो उनका सिलेबस अलग अलग होगा, ऐसा समझे। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, यानी पाठ्यचर्या क्या है, व्यापक है, और पाठ्यक्रम क्या है, संकुचित है। इतना समझ के रखें। नेक्स्ट, चर। ये चर वाला मुद्दा कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, आज शायद आप क्या करोगे, इसके बारे में समझ जाओगे। तो चर का मतलब क्या है, चर यानी कि जो शिक्षा में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। स्वतंत्र चर शिक्षा के अंदर, मैं डायरेक्ट शिक्षा में ही ला रहा हूं, शिक्षा के अंदर टीचर को मान लो टीचर ही होता है, यानी कि टीचर स्वतंत्र है, विषय में किस तरीके से पढ़ाना है, किस विचार से पढ़ाना है, किस कला से पढ़ाना है, सब चीज़ों में क्या होता है, टीचर स्वतंत्र होता है। तो यानी शिक्षा के अंदर स्वतंत्र चर क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। आश्रित चर, दूसरा जो चर होता है वो कौन सा होता है, आश्रित चर। आश्रित चर का मतलब है जो क्या होता है, किसी दूसरे पे आश्रित होता है, जैसे कि शिक्षार्थी, विद्यार्थी, स्टूडेंट हो गया, ठीक है। और तीसरा जो चर होता है वो क्या होता है, हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर जो इन दोनों के अंदर जो हस्तक्षेप कर दे, क्या करेगा, जैसे कोई सिलेबस है या पाठ्य पुस्तक है, या हमारे जो ज्ञान प्राप्त करने का जो दायरा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नॉलेज आ रहा है, ये सब किस में आ जाएगा, हस्तक्षेप चर में आ जाएगा। एक बार फिर सुने आप, स्वतंत्र चर टीचर है, आश्रित चर स्टूडेंट है, और हस्तक्षेप चर सिलेबस है। दूसरे तरीके समझे, जैसे कि कोई भी बच्चा है, जैसे कई बोलते कि चाय पीने से नींद नहीं आती है, तो चाय क्या हो जाएगा, नींद क्या हो जाएगी, एक तरह से स्वतंत्र चर हो जाएगा। चाय क्या हो जाएगी, उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, और उससे संबंधित यानी कि कितनी नींद कम नहीं आती है, वो क्या हो जाएगा, उसका हस्तक्षेप चर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्या है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, चरों के कार्य। ये जो 3 चर बताए, इनके कार्य क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी बीमारी को ढूंढते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक या डायग्नोसिस भी लिख सकते हो आप, डायग्नोसिस। यानी कि शिक्षा के अंदर आओगे तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कि बच्चों की समस्याओं को पहचानना। बच्चों की समस्याओं को पहचानना किस में आएगा, डायग्नोसिस में आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, प्रेस्क्रिप्शन या प्रेस्क्राइब का मतलब होता है उपचार करना, उसका उपचारात्मक। इसका मतलब होता है यानी कि निदानात्मक। उपचारात्मक इसका मतलब होगा हिंदी के अंदर। डायग्नोसिस का मतलब होता है पहचान करना, यानी कि आप डायग्नोसिस याद करो, प्रेस्क्राइब याद करो। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है अगर वो समस्या हम पहचान गए तो उसका इलाज क्या है, उपचार किस तरीके से किया जाएगा, वो होगा। उसके बाद में तीसरा जो चर होगा वो क्या होगा आपका, इवैल्यूएटिव का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है, देखो ऐसा है, जो चर होते हैं, चर के कार्य क्या क्या है। नंबर 1, चर का कार्य है जो बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको क्या करना, समझना हो गया। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, प्रेस्क्राइब करना, यानी कि उसके क्या करना, उपचार कैसे करेंगे। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसका मूल्यांकन क्या है, यानी कि उपचार करने के बाद में उसके साथ में मूल्यांकन का मतलब कि इसके आगे हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि जैसे प्रिस्क्राइब, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया था यहाँ पे, प्रिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन सही है।
तो एक बार फिर सुने इसको पूरे को। डायग्नोस्टिक का मतलब बच्चे की समस्या क्या है उसको समझना, उसके बाद में उसका उपचार करना, और उसके बाद में मूल्यांकन में ये करना कि उसमें जो हमने कार्य किया है, उपचार किया है, उसका जो लेवल ठीक ठाक हुआ है नहीं है, यानी कि उसका क्या प्रभाव पड़ा है, यानी रियल लाइफ में प्रभाव हुआ ही नहीं है वो, इसका मूल्यांकन करना। इस टाइप से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, शिक्षा क्या है, कला है, विज्ञान है। इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं, कला है, विज्ञान है। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, ये कला और विज्ञान दोनों है। विज्ञान क्या होता है, जो यूनिवर्सल हो, जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता हो, जिसका क्या बोलते हो भविष्यवाणी की जा सकती हो, जिसको एक व्यवस्थित और हम क्या कर सकते हो उसका अनुमान क्रमबद्ध हो सकते हो, ये सब किसमें विज्ञान में आता है। कला क्या होता है, ज्ञान से क्या होता है किसी जो सार्थक ऐसा समझे कि विज्ञान समझ गया। तो शिक्षा क्या है, विज्ञान और कला दोनों है, क्योंकि इसके अंदर ये भविष्यवाणी और इनकी चीज़ों की भी है, लेकिन साथ में क्या है, शिक्षा एक कला भी है। कैसे, ऐसा सोचिए आप कि जैसे हमारे पास में ज्ञान है, तो ज्ञान का हम सार्थक प्रयोग करके बच्चे के अंदर सार्थक परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो क्या होगी, हमारी कला है। हमारे अंदर एक समझाने का, जैसे मेरे से भी अच्छा समझाने वाला टीचर होगा, वो क्या करेगा, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड इससे भी अच्छे तरीके से समझा पाएगा, और जो मेरे से खराब समझाने वाला वो नहीं समझा पाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये क्या है, एक कला भी है, यानी कि इसको डेमो के तौर पे दिखाना, प्रोजेक्ट के तौर पे दिखाना, असाइनमेंट देना, ये सब क्या है, कला में ही शामिल होते हैं, ऐसे समझे। नेक्स्ट, ब्लूम। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट, जो ब्लूम का जो शिक्षा से संबंधित जो 3H है वो क्या है, तो वही समझाऊंगा। 1956 में इन्होंने 3H की 2 धारणा दी थी। एच लिख दिया। एच का मतलब है सबसे पहले हेड या ब्रेन, दूसरे एच का मतलब है हार्ट यानी हृदय, तीसरा है हैंड। और इसका तीनों का भी मतलब अलग अलग बता देता हूँ। हेड का मतलब होता है ज्ञानात्मक, और हार्ट का मतलब होता है भावात्मक, और हैंड का मतलब होता है, इसका आप ले सकते हो साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब है मनोसंचालित। यानी कि जो मन से संचालित होता है, यानी कि हैंड, ये साइकोमोटर बोलते हैं इसको। क्या है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइकोमोटर। मोटर क्या होता है, जो हम आज फंक्शन कर रहा हूं, मैं पेन से हाथ से लिख रहा हूं, ये मोटर है। साइको यानी कि मनो, इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो 3H में क्या है, सबसे पहले आदमी ज्ञानात्मक अवधारणा का मतलब है जो ब्रेन है, जो हमारा क्या कर सकता है, याद कर सकता है, उसके अंदर मेमोरी है, ये सब किस में आएगा, ज्ञानात्मक में आएगा। ये भावात्मक हार्ट जैसे ये हमारा फीलिंग, ये भावात्मक जो हार्ट है, इससे क्या होता है, आदमी भावनाओं से भी क्या करता है, जैसे पकड़ता है। हम किसी की भावनाएं जैसे पकड़ते हैं कि जैसे कोई हमारे बारे में अच्छी भावना रखता है तो हम क्या करते हैं, उसकी अच्छी फीलिंग मिलती है हमारे हार्ट को। और साइकोमोटर का मतलब होता है जैसे शिक्षा के अंदर, जैसे ऑन ग्राउंड व्यक्ति जो कार्य करता है या हाथ चलाता है या कौशल सीखता है, कोई भी स्किल सीखता है, वोकेशनल स्किल सीखता है, वो किस में सीखेगा, साइकोमोटर में सीखेगा। ऐसा समझ सकते हो। आपको इतना याद रखना है, जो ब्लूम का जो 3H है उसका मतलब क्या है, भावात्मक क्या है, ज्ञानात्मक क्या है, और ये क्या है। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ और बहुत लंबा है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं हम अभी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर घुसेंगे तो जितनी मेहनत करेंगे उतना हमारे को फल प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा आगे से स्किप कर दिया है। मेटाकोग्निटिव का मतलब होता है कॉग्निटिव, जो होता है ना कॉग्निटिव, ये अलग अलग करता हूं दोनों वर्ड। मेटाकोग्निटिव का मतलब है, ये क्या होता है, संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक का मतलब होता है जो जीन प्याजे वाला व्यक्ति कैसे सीखता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो शब्दों का जो कर्म कौशल, वो किस प्रकार से संज्ञानात्मक। जैसे 2 साल का बच्चा क्या सीखता है, वो क्या सीखता है, अगर हम उसकी तरफ आंखें दिखाएंगे तो वो उसको क्या करता है, पकड़ने लग जाता है। इस टाइप से वो आएगा, जीन प्याजे का जो आएगा उसमें आपको और अच्छे से संज्ञानात्मक समझा पाऊंगा। तो ज्ञान का ज्ञान, यानी कि मेटाकोग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान का ज्ञान, यानी कि ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, इसका जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान का ज्ञान। आप याद क्या रखना है, ये रखना है ज्ञान का ज्ञान, मेटाकोग्निटिव।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2-3 जगह मैंने क्वेश्चन देखा, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ऐड किया है, मेटाकॉग्निटिव वाला। नेक्स्ट, उसके बाद में देखेंगे मेनोमोनिक्स। मेनोमोनिक्स ये समझो कि आप जो नोट्स बनाते हो ना, जैसे आज हमने पढ़ा, तो हम अपनी भाषा के अंदर इसको नोट्स बनाएंगे। ये मेनोमोनिक्स वाला जो दिया है प्रतिपादक किसने किया, मिलर ने, हेराल्ड मिलर। या सिर्फ मिलर याद रखो, मिलर 2 आते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो आता है जो सोशल जस्टिस वाला, जिसने किताब लिखी, और हमारी जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस शुरू होता है वो किससे, मिलर की स्वतंत्रता वाली अवधारणा से ही होता है। तो वो नहीं, ये दूसरे है, वो क्या है, ये गेराल्ड मिलर है, गेराल्ड मिलर। ये जो गेराल्ड मिलर है वो ये बताते हैं, ये मनोवैज्ञानिक है एक, वो ये बताते हैं कि मेनोमोनिक्स का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा अगर वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वो अगर नोट्स बनाता है तो उसकी जो सीखने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि जो हम नोट्स बनाते हैं उसकी उपयोगिता किसमें बताया गया है, मेनोमोनिक्स में बताया गया है। जैसे कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, ब्रास। यानी कि फौज के अंदर क्या होता है, जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे पहले गोली चलाने का जो अंदाज़ा होता है उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, बॉडी को रिलैक्स। उसके बाद में क्या करते हैं, यानी कि जो ये ब्रास जो है इसका फुल फॉर्म भी एक कुछ है, वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को क्लियर नहीं है हो रहा है। तो इस तरीके समझें आप कि आप अगर रेगुलर एक चीज़ को अभ्यास कर रहे हो, या नोट बना रहे हो, नोट के ऊपर नोट बना रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, सीखने का स्तर बढ़ जाएगा। मेनोमोनिक्स में ऐसा आप समझें। नेक्स्ट, उसके बाद है डेल का अनुभव त्रिकोण। ऐसा एक अनुभव त्रिकोण है, उसमें सबसे आदमी कम जैसे किताब पढ़ता है। मैं बिल्कुल इसको शॉर्ट कंसाइज करके चल रहा हूँ, किताब यानी 10% याद होगा। अगर ये बच्चा किताब वीडियो देखता है, या जैसे कि लिखता भी है, पढ़ता भी है, और सुनता भी है, देखता भी है, सब कुछ करता है, तो क्या है, 50% याद होगा। अगर बच्चा ये किताब पढ़ता है, देखता है, सुनता है, और उसके बाद में उसको लिखता भी है, और उसके बाद में क्या करता है, उसको अपने जीवन में क्या करता है, प्रैक्टिकल यूज करता है। तो कितना % याद होता है बच्चे को, 90% याद होता है। आपको इतना ही याद रखना है कि डेल का जो अनुभव त्रिकोण है, डेल वो क्या है। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता किस में होती है, प्रैक्टिकल में होती है। और इसमें आप मान लो कि वीडियो है, और ये क्या है, मान लो कि बुक है। इतना समझो। उसके बाद बीच में भी उन्होंने कुछ दिया है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्किप कर रहा हूँ कि उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इतने से आपका क्या एक अंदाजा आएगा। इसके बीच में क्या होगा आप समझ सकते हो, किताब पढ़ेगा साथ में लिख लेगा, यहाँ पे लिखना पढ़ना सुनना सब आ गया। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ऑन ग्राउंड किसी दूसरे को समझाएगा, पढ़ के दूसरे को समझाएगा, उसके बाद में अपने जीवन में अपनाएगा, तो क्या होगा 100%। यानी इस तरीके से आप समझ जाओगे। हमारा उद्देश्य एग्जाम के अंदर सफलता हासिल करना है, आप इस तरीके से समझे। उसके बाद में आप इसको छोड़ दो, सामाजिक विकास बंडरू, यानी विकास से संबंधित जो शिक्षण का जो विकास है उससे संबंधित जो चीज़ें 3-4 पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट बताए, वो किसका है, ये क्या है, बांड्रू करके एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया है, यानी एक बच्चे को क्या किया, एक खिलौना दिया। यानी कि इन्होंने जो सामाजिक विकास होता है उसको बांड्रू ने समझाने के लिए क्या किया है, एक बच्चे को एक गुड़िया दिया, उससे पहले अलग अलग पिक्चर दिखाई। एक बार उसको प्रेम से संबंधित पिक्चर दिखाई, फिल्म दिखाई, उसके बाद में उसको एक लड़ाई से संबंधित पिक्चर दिखाई, उसके बाद में उसको एक और किसी व्यवहारिक परिदृश्य वाली पिक्चर दिखाई। तो बच्चे को जब हमने प्रेम वाली पिक्चर दिखाई तो उसने क्या किया, उस गुड़िया के साथ प्रेम किया। अगर बच्चे को जब उन्होंने लड़ाई वाली जो पिक्चर दिखाई या फिल्म दिखाई तो बच्चे ने क्या किया, उसको बॉक्सिंग मार मार के उस खिलौने को तोड़ा। तो इसे आप समझ सकते हो कि बच्चा क्या करता है, जैसा देखता है, जैसा परिदृश्य में रहता है तो वैसा ही क्या करता है, जैसा ही सामाजिक परिवेश में रहता है वैसा ही क्या करता है, सीखता है। आप ऐसा समझ सकते हो। यानी सामाजिक परिदृश्य का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। वो याद रखने वाली बात है कि आप याद रखो कि बच्चा गुड़िया और फिल्म, ये तीनों पॉइंटों को क्या कर सकते हो आप याद करके और इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट, भंडारू याद रखना सामाजिक
विकास का जो प्रतिपादक कौन है, बंडारू है। उसके बाद में संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास वही आ गया कॉग्निटिव विकास। ये किसने दिया, जीन प्याजे। मैं उससे पहले वाले नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यही पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है और ज़्यादा डेप्थ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है। पिछली बार जो अभी आप पिछला एग्जाम का जो पेपर देख सकते हो जो लास्ट यूजीसी नेट का हुआ है उसमें डायरेक्ट पूछा था संज्ञानात्मक विकास शिक्षण का किसने बताया, तो जीन प्याजे ने बताया। ऐसा ही है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम। इसने क्या है, बच्चे को जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए, 0 से 2 साल, 2 से 7 साल और 7 से 11 और 11 से 18 साल। इसके बीच में क्या होता है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, वो क्या करना आपको बिल्कुल रट के रखना है। यानी कि सबसे पहले जो स्टेज है वो 1 मिनट, यानी कि इसको बताता हूँ पहले आपको, मैं इसको याद आ जाएगा अभी। प्री ऑपरेशनल, ये है सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर का मतलब है, यहाँ पे मोटर का मतलब तो हाथ पांव जो हम चलाते हैं ना, वही मोटर रिस्पॉन्स, कि मैं नाड़ हिला रहा हूँ या ऐसे चेस्ट को बाहर निकाल रहा हूँ, ये क्या है, सब मोटर रिस्पॉन्स है। सेंसरी का मतलब होता है हमारी बॉडी क्या करती है, सेंस करती, महसूस करती है, यानी कि रिस्पॉन्स को महसूस करना, सेंसरी इस टाइप से है। इसमें बच्चा क्या करता है, महसूस करना सीखता है। जैसे हम ऐसे उसको हार्ड हाथ लगाएंगे तो वो क्या करेगा, रोएगा। उसको जोर से दबाएंगे तो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा ना। ये इस टाइप की जो शिक्षा है उसको किस में मिलती है, 0 से 2 साल में, 2 से 7 साल में प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद में आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और उसके बाद में लास्ट आज आपका हो जाएगा फॉर्मल। यानी कि जेएन प्याजे ने, आप ये मानो कि आरपीसी का जो फर्स्ट ग्रेड का जो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यही पूछा गया था, इससे डेप्थ वो भी नहीं गए थे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, चारों स्टेज आपको एज वाइज याद होना चाहिए। ये शायद जो लास्ट आरपीसी का जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। जीन प्याजे का जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसके अंदर कितनी उम्र दी गई है, तो 7 से 11। ये आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट, लंबा वीडियो ना हो इसलिए क्या कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा बीच के अंदर क्या कर रहा हूं, कॉन्साइज कर रहा हूं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक विकास, यानी कि जो शिक्षा का, जो बच्चे का जो विकास होता है उसमें मनोवैज्ञानिक विकास की जो धारणाएं है, आपको एक तो थॉर्नडाइक याद रखना है। थॉर्नडाइक ये एक बड़े ही मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या है, इसके कुछ कथन भी हैं शिष्य मनोविज्ञान से, वो आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, क्रो। ये तो मेरे को हमेशा याद रहता है कि बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि बच्चे का जब से जन्म होता है और एंड होता है तब तक वो क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता रहता है। ये क्या है, उसका शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर उसने शिक्षा मनोविज्ञान वाला ये समझ लो। और थॉर्नडाइक इस शिक्षा मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, जन्मदाता भी माना जाता है। और इसका कथन मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताऊंगा। नेक्स्ट, उसके बाद है किशोर और वयस्क। इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किशोर क्या होता है। किशोर WHO ने उम्र क्या मानी, किशोर की 11 से लेकर 19 साल तक, याद रखना। या एक हॉल करके एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी क्या माना है इसको, यानी कि 11 साल से लेके 19 साल तक का बच्चा क्या होता है, किशोर होता है। उसकी जो ये उम्र है वो क्या है, आंधी और तूफान की उम्र मानी है। आंधी और तूफान, स्ट्रॉम और ऐसा कुछ करके उसको इंग्लिश में भी लिखा जाता है। तो आपको याद रखना कि आंधी और तूफान की उम्र किसको माना है, किशोर व्यवस्था को माना है। किशोर व्यवस्था में गाइडलाइन जरूरी है, यानी टीचर अगर नहीं पढ़ाएगा तो किशोर व्यवस्था में बच्चा नहीं पढ़ेगा, इस टाइप से है। और वयस्क में क्या बढ़ता है, आदमी मैच्योर हो जाता है और वो परीक्षा की दृष्टि से क्या करता है, अपने आप भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मेरा यहाँ पे लिखने का मेन मतलब, लेकिन मैं आपको और ही कहीं
क्या बोलते इसी टॉपिक के अंदर थोड़ा डेप्थ में लेके चला गया। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, अभी हम ऑनलाइन वाले सिस्टम में आ रहे हैं कि ई लर्निंग से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? सबसे पहले ब्रेडन हॉल। ये नाम याद रखना क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है। ब्रेडन हॉल ई लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उन्होंने ये भी बताया कि ई लर्निंग से बच्चे का 40 से 60% जो है एनर्जी क्या होती है, सेव होती है, और सीखने की क्षमता यानी कि 40 से 60% कम समय में बच्चा सीख पाता है। समय का बॉन्ड लगाया इन्होंने। क्या बताया इन्होंने? ऐसा समझे आप, ई लर्निंग ब्रेडन हॉल 40 से 60% अगर ई लर्निंग करेगा तो बच्चे का समय क्या होता है, सेविंग होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अभी ई लर्निंग वाले कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। एक है स्वयं प्लेटफॉर्म है जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक और उसके बाद में बीए और उच्च शिक्षा, इस सबसे संबंधित ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर 1000 के आसपास टॉपिक क्या किए गए हैं, वो कवर किए गए हैं। और आप ये समझ सकते हो कि इसको जो शुरू किया गया है वो HRD मिनिस्ट्री प्लस ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल, इन दोनों के सहयोग से क्या किया गया है, इसको स्थापित किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि स्वयं क्या है। स्वयं क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे ऑनलाइन शिक्षा 9वीं से लेके उच्च शिक्षा HRD ये आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे स्वयं के ऊपर। आप समझ गए होंगे कि पॉइंट कहाँ से पूछा जाएगा आपको। 9वीं से लेके 12वीं तक कक्षा तक BA उच्च शिक्षा, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो शिक्षा है, IIM IIT वगैरह की शिक्षा से संबंधित टॉपिक कहाँ पे पढ़े हुए हैं आपके ऑनलाइन 1000 के आसपास लेक्चर पढ़े हुए हैं। ये किसने स्थापित किया? HRD मिनिस्ट्री और ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इसको स्थापित किया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। उसके बाद में स्वयं प्रभा, यानी कि स्वयं के आगे प्रभा लगा दिया तो क्या हो गया, ये 32 DTH डायरेक्ट टू होम चैनल है जो कि 4-4 घंटे दिन के अंदर 3 बार क्या कर दिया जाता है, इनको दिखाया जाता है। 32 चैनल है। अलग अलग चैनल क्या है, अलग अलग शिक्षा के लिए, यानी कोई साइंस का है, कोई मैथ का है, कोई छोटी शिक्षा के लिए, कोई उच्च शिक्षा के लिए, कोई निम्न शिक्षा के लिए। इस टाइप से अलग अलग चैनल बांटा गया है। आपको यहीं तक आने की जरूरत है कि स्वयं प्रभा क्या है, 32 चैनल है। और एक GSAT 15 एक सैटेलाइट है, वो लॉन्च की थी, तो उसके ऊपर क्या किया है, इसको डिपेंड किया हुआ है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि एक और टर्म्स है इससे संबंधित, वो देखो आप क्या है, मॉक। ये लास्ट जो मैंने एग्जाम दिया था, कौन सा क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर वाला जो एक जो टेस्ट होता है, उसमें भी ये पूछा गया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यानी कि मैसिव का मतलब होता है बड़ी तादाद में या यानी कि जनता को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा गया है जिस पे क्या है, आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। ओपन है, सब क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ई लर्निंग की दृष्टि से क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा ही आपको क्या करना है, एक फुल फॉर्म याद रखो और ऐसा कुछ याद रखो। इसके बाद में नेक्स्ट एक और इनका गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है समाल लेवल पे। उसमें क्या है, 15 से 20 बच्चे, यानी कि 15 से 20 बच्चे क्या है, शिक्षा के लिए इसमें एक ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं। और ये भी क्या है, एक ऑनलाइन लर्निंग के लिए स्मॉल स्तर पे, स्मॉल प्रोजेक्ट ऑनलाइन कोर्स, इस टाइप से क्या है, ये एक कोर्स है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि अभी मैं कुछ और फैक्ट बताऊंगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। गांधी जी ने शिक्षा को क्या माना है, जो प्राइमरी शिक्षा का जो जन्मदाता है किसको माना जाता है, प्राथमिक शिक्षा है वर्धा शिक्षा। वर्धा शिक्षा वृद्धा कौन सा वाला है पता है आपको, ये वृद्धा हो गया। उसके बाद में जो बड़े बुजुर्गों को देते हैं या वृद्धा महाराष्ट्र वाला है, इसको क्लियर करना है। उसके बाद में क्या है, आप ये सोच सकते हो कि महात्मा गांधी ने किसका प्राइमरी शिक्षा से संबंधित कॉन्सेप्ट दिया है। प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाना किसने कॉन्सेप्ट दिया, कल हमने पढ़ा था, विनायक सावरकर का भी है और महात्मा गांधी ने
विनोद सावरकर का जो भविष्य का भारत है अभी स्टार्ट हो रहा है, तो अभी क्या करेंगे, प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क लागू कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी शिक्षा वाला अगर पॉइंट पूछा जाएगा तो आपने क्या जवाब देना है, महात्मा गांधी का देना है। उसके बाद में योग द्वारा शिक्षा किसने कॉन्सेप्ट दिया? एक मैंने आपको आज पतंजलि के बारे में पूर्ण समझाया था, लेकिन अगर आपसे मैच द फ्लोइंग में स्वामी विवेकानंद का नाम आता है तो भी आप उसको क्या मानोगे, सही मानोगे। उसके बाद में आप पर्यावरण की जो शिक्षा है, पर्यावरण से जो शिक्षा है, पर्यावरण या प्रकृति से शिक्षा है, वो किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का कॉन्सेप्ट है। यानी कि व्यक्ति के पर्यावरण से संबंधित जो शिक्षा है वो कौन किसका कॉन्सेप्ट है, रविंद्रनाथ। ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपको, यानी कि कम से कम अगर 100 क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के तो उसमें से 5-7 क्वेश्चन इस टाइप से बने हुए हैं। योग का कौन है, प्राइमरी शिक्षा का कौन है, पर्यावरण से संबंधित कौन है, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या है, ये जाहिर सी बात है आएगा। उसके बाद है इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड एजुकेशन। यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, समग्र शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया है, अरबिंदो ने। अरबिंदो वही बाबा जी जो पांडिचेरी के अंदर जाके सन्यासी बन गए थे, पहले क्रांतिकारी, उसके बाद में राष्ट्रवादी, फिर अंतर्राष्ट्रीयवादी। इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक दिन क्लियर करेंगे, अरबिंदो घोष। उसके बाद में अगर इंटीग्रेटेड शिक्षा वाला पॉइंट आता है, आपने किससे उसको मिलाना है, समग्र शिक्षा अरबिंदो घोष से। उसके बाद में अनुभव, ये तो आज क्लियर भी कर चुके हैं हम, अनुभववाद। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ, अनुभववाद किसका है, जॉन डीवे। ये मैच द फ्लोइंग में कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए मैं जॉन डीवे। और समाजशास्त्र के अंदर अनुभववाद का जो एक है अनुभववाद और एक है प्रकृतिवाद, यानी कि एक है अनुभववाद और एक बुद्धिवाद। हाँ, बुद्धिवाद और अनुभववाद। लास्ट टाइम पे क्वेश्चन ये आया है अनुभववाद। हाँ, अनुभववाद जॉन लॉक। अगर जॉन लॉक आ जाएगा तो जॉन डीवे से पहले क्या है, जॉन लॉक को आपने क्या करना है, एग्जाम के अंदर टिक करना है। और बुद्धिवाद किसका है, बुद्धिवाद है डिकार्ट का। डिकार्ट करके एक प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने क्या है, बुद्धिवाद का कॉन्सेप्ट दिया है कि आदमी सीखता कैसे। अनुभववाद क्या बोलता है, लोग बोलता है कि आदमी कैसे सीखता है, अनुभव से सीखता है। बच्चा जब पैदा होता है उसके पास कुछ नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो जैसे जैसे उसको अनुभव मिलते रहते हैं लाइफ में, वैसे वैसे क्या करता है, सीखता रहता है। लेकिन डेकार्ट क्या बोलता है, डेकार्ट या डिकार्ट, ये डेकार्ट भी हो सकता है, डेकार्ट या डेकोर्ट करके लिखा जाता है इसको, उसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मिलता जुलता शब्द मिलता है तो आपको क्या करना है, उसको टिक करना है। और बुद्धिवाद से समझता है कि बच्चा जब पैदा होता है, मनुष्य जब पैदा होता है तो उसकी बुद्धि होती है, यानी कि हर व्यक्ति को, चाहे आप किसी भी अनुभव में रखो, लेकिन एक निश्चित उसकी बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी कि इस टाइप के ज्ञान मीमांसा वाले पॉइंटों में ही आते हैं। समाजशास्त्र में अगर आपने पढ़ा होगा तो ज्ञान मीमांसा वाले पॉइंटों में ये अनुभववाद, डेकार्टवाद, ये सब क्लियर होते हैं। इससे मैंने ये जो KVS मैदान साहब की जो किताब पढ़ी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसमें ये चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन आया था वो जॉन लॉक का आया था, ये मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हो कि प्रकृति ही बड़ी शिक्षक है, प्रकृति ही सबसे, नेचर ही सबसे बड़ी शिक्षक है। ये कौन बोलता है, रूसो बोलता है। आपको रूसो का क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रकृति सबसे बड़ी क्या है, शिक्षक है। ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। इंद्रियों से सीखता है, ये मोंटेसरी का है, ये मोंटेसरी है। फ्राइबल करके एक नाम है, जो ये मनोवैज्ञानिक है, फ्राइबल करके, किंडरगार्टन वाले, जो किंडरगार्टन, गार्डन नहीं है, गार्टन, किंडरगार्टन, जो छोटे बच्चों को जो नर्सरी स्कूल में जो हम शिक्षा देते हैं ना, यानी कि प्लेइंग एंड खिलाना और शिक्षा करना, यानी कि बच्चे को खेल खेल में सिखाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, फ्राइबल ने दिया है। किंडरगार्टन आपको मैच द फ्लोइंग में या तो किंडरगार्टन मिलेगा, किसे मिलाना आपको, फ्राइबल से मिलाना है। उसके बाद में अगर इंद्रियों की शिक्षा आ जाती है तो आपको मोंटेसरी या फ्राइबल दोनों मिलते हैं, तो दोनों से अगर एक मिलता है तो मोंटेसरी से आपको क्या करना है, उसको मिला देना है। नेक्स्ट,
गेस्टाल्ट एक टर्म और मेरे को कई बार दिखाई देता है एग्जाम के अंदर या किताब में, गेस्टाल्ट, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। गेस्टाल्ट का मतलब ये होता है कि संपूर्ण सेंस की ओर, यानी कि यह चीज़ है आपने एक संपूर्ण ज्ञान है, पूरी एक पॉलिटिकल साइंस की किताब है, उसमें से हमारे को लास्ट में ये पूरा एक ज्ञान का भंडार है, मानो कि एक ज्ञान का भंडार है, इसका निष्कर्ष इस बिंदु पे लाना, इसको क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट बोलते हैं। यानी कि एक संपूर्ण कोई सब्जेक्ट है उसको एक केंद्र बिंदु पे लाना, यानी ज्ञान का मतलब भी यही है कि जो हमारे जीवन का जो पूरा अनुभव है उसका निचोड़ एक पॉइंट पे लाना है। ये किस में आता है? गेस्टाल्ट में आता है। गेस्टाल्ट, दोबारा लिख देता हूँ, गेस्टाल्ट, याद रखना। इंग्लिश में आपको लिखा मिल जाएगा या हिंदी में, दोनों में ये गेस्टाल्ट यूज होता है। नेक्स्ट, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको, जो आजकल जो नया सिलेबस ऐड हुआ है ना कुछ, उसमें ये चीज़ें आती है। माइंड मैपिंग वाला दिया है टोनी बुजान ने, टोनी बुजान ने दिया है। और इसमें माइंड मैपिंग में होता क्या है? माइंड मैपिंग में ऐसा होता है जैसे आदमी, ये विषय वस्तु है, विषय वस्तु है, इसमें क्या होता है, सब जगह से विचार आते हैं, यहाँ से विचार आएगा, यहाँ से विचार आएगा, यहाँ से विचार, यहाँ से आगे क्या होता है, सब विचार होते हैं, सब थॉट। तो ये विषय वस्तु है, ये जो हमारा जो विषय वस्तु है वो कैसे बनता है, यानी कि माइंड का जो मैप खींचने की जो कोशिश की है, माइंड को समझने की कोशिश। माइंड में एक विषय वस्तु है, उसके लिए संबंधित विचार आएगा, उसका सब विचार आगे हम सोचेंगे तो उससे आगे का विचार, ऐसा जो मैपिंग बनता है वो किसमें? माइंड मैपिंग। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया है? टोनी बुजान ने दिया। आपको तो याद इतना ही रखना है कि माइंड मैपिंग ये समझाने वाला, तो ये चलो हमारे को अगर सब्जेक्टिव एग्जाम कभी देना होगा तो इसमें काम आता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कितना काम लेना है? टोनी बुजान माइंड मैपिंग से संबंधित है। और एक है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग का जो प्रतिपादक है वो है, ये आता है एग्जाम में, ओसुबेल। ये थोड़ा सा देख लेना, यानी कि थोड़ा अप डाउन हो सकता है इसके नाम में, लेकिन आपको इतना समझना है कि ओसुबेल कॉन्सेप्ट मैपिंग है क्या, वो समझ लो। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब ये होता है किसी भी विषय के बारे में एक समझ विकसित करना। हम बोलते हैं ना बार बार कि आपको क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अरे कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट किसी भी विषय के बारे में एक विस्तृत गहन समझ विकसित होना, यानी कि ऐसा नहीं है जैसे मेरे को याद है टोनी बुजान माइंड मैपिंग, लेकिन ये नहीं पता है कि माइंड मैपिंग क्या है, तो फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। याद होना, मेमोरी होना, ये अलग बात है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि जड़ तक पहुंचना, कॉन्सेप्ट की जड़ तक पहुंचना। जैसे हमने चर की बात की शुरू में, तो चर में क्या था? चर में ये था कि एक क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, आपको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, एक स्वतंत्र चर हो गया। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, यानी मैं क्यों कर रहा हूँ, वो किस में हो जाएगा? आश्रित चर में चला जाएगा। और उसके बाद में अगला जो चर है हस्तक्षेप चर, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर किस किस चीज़ का, कौन कौन सी बुक का हस्तक्षेप है, वो जो आएगा वो किस में आ जाएगा? आपका हस्तक्षेप चर में आ जाएगा। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी इससे पता चलता है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग वाला किसने दिया है? ओसेबुल ने ये दिया है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो दोस्तों आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, मेरा प्रयास जब से मैंने 10, 15, 20 वीडियो बनाए, सब में ये रहा है कि मैंने हमेशा एक साहस रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो टिपिकल जो टॉपिक है उनको पकड़ने की कोशिश की है। यानी कि ये मान लो कि मधुबुक हो, कि मेरा हमेशा भरोसा यही रहा है कि संघर्ष करो और उस चीज़ से करो जो मुश्किल है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस में भी सबसे पहले क्या है? सिद्धांत शुरू किए, जिससे हर बच्चा क्या करता है, उससे थोड़ा सा दूरी बनाता है। उसी को हमने क्या किया है? पकड़ने की कोशिश की है, और आगे भी हम इसी प्रकार से एक साहसिक कदम उठाते रहेंगे। ओके, जय हिंद।